So, okay. So, one question also from one of our panelists, sir, uh, regarding your personal life. 13 साल के गोपाल कृष्ण अग्रवाल से आपका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक का सफर के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? अंशुल जी, मैंने तो मेरा राजनीतिक सफर बहुत बचपन से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए शुरू हुआ था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीति में आने से पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर कंटेंट होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, समाज के बारे में जानना चाहिए, समाज की समस्याओं के बारे में उसको पता होना चाहिए, उनके ऊपर, उन समस्याओं के ऊपर उसने चिंतन किया हो, अध्ययन किया हो, उसमें संघर्ष किया हो। देखिए, परिस्थितियां हरदम अनुकूल नहीं होती, तो व्यक्ति को अनुकूल परिस्थिति में पॉजिटिवली, इफेक्टिवली, अंडरस्टैंडिंग के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो जैसे आपने शुरू में बताया था कि मैं क्योंकि मेरे अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का मुझे बचपन से बहुत ज्यादा उसके प्रति मानता था कि ये होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें आम जनता का भागीदारी होती है, उसके सबसे ज्यादा लोगों का भला भी होता है। और भारत ने प्रजातंत्र का बहुत पुराना इतिहास है, हजारों हजारों साल से हमारे यहाँ प्रजातंत्र सक्सेसफुल रहा है। तो इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लाई थी, और यहाँ पे बहुत लोग, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो उस समय 1975 में उन्होंने प्रेस सेंसरशिप खत्म कर दी थी, अपोजिशन के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था, कोई किसी तरह की कोई एंटी गवर्नमेंट बात नहीं कर सकता था, और इवन जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया था। जो कि फंडामेंटल राइट्स हमारा, हम तो लॉ के स्टूडेंट है, वो हमारा आधारभूत है हमारे संविधान का, जिसको हम गर्व से कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अवरसेल्फ। उसका जो एक बेसिक रीढ़ की हड्डी है वो फंडामेंटल राइट है, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारे चीजों को सस्पेंड कर दिया था। तो उसके खिलाफ सब क्योंकि अरेस्ट हो गए थे, कोई बोलना, डर का माहौल था, जो जरा भी बोलता था उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, तो कोई बोलने को तैयार नहीं था, प्रेस सेंसरशिप थी, कुछ छपता नहीं था, सब अखबारों में कोई भी चीजें बिना गवर्नमेंट के कोई परमिशन के कुछ भी नहीं छपता था, एंटी गवर्नमेंट नहीं छप सकता था। तो फिर एक सत्याग्रह नेशन वाइड प्लान किया गया, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, तो और बाकी पॉलिटिकल लीडर तो सब जेल में थे, तो आरएसएस के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया। तो उसमें मैंने भी सत्याग्रह किया नेशनल स्टेडियम में 19 नवंबर 1975 को। और मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसके अंदर कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, बिना उसके, मीजा और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, ये दो लागू करके उन्होंने ज्यादातर लोगों को अरेस्ट किया था। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर मुझे अरेस्ट कर लिया था कि एक तरीके का सेडिशन लॉ है कि यू आर वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और अरेस्ट कर लिया था। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था और मुझे जेल में डाल दिया था। तो तब से वो संघर्ष चला, 3 महीने में जेल में रहा, निकल के आया, फिर भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे, और ये था कि अच्छा रहा। उस संघर्ष के बाद 1978 में इलेक्शन हो गया, और उसमें इंदिरा गांधी पूरी तरह हार गई, जनता गवर्नमेंट आई, वो भी फेल हुआ। वो डेमोक्रेटिक पार्ट है, लेकिन जीत हार होती रहती है, लेकिन प्रजातंत्र हमारे देश में पुनः स्टेब्लिश हो गया। और उसके बाद कई क्षेत्रों में काम किया है, वाटर पे, एंटी करप्शन मूवमेंट पे नेशन वाइड, एनिमल वेलफेयर में, और पॉलिसी मेकिंग में तो काम किया था। 2000 में मैं पॉलिटिक्स में, मुझे जना कृष्णमूर्ति लेके आ गए, और उन्होंने कहा कि आप, मैं लिखता बहुत था अखबारों में, मेरे लेख छपते थे, तो उन्होंने राजनीति में मुझे कहा बाहर बीजेपी ज्वाइन कर लो। इंटेलेक्चुअल सेल में मुझे ले लिया नेशन में, और फिर मुझे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इकोनॉमिक सेल था, तो ऐसे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देके अमित शाह जी ने मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। तो आजकल आर्थिक विषय पे मैं पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता हूँ, और इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए सभी तरह से काम करता हूँ। गौतम बुद्ध, अगर एक हमारी पार्टी में एक और अच्छी बात है, उन्होंने सबको कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। आप अगर अपनी जनता में, अपने बूथ से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से जुड़े नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल
यू आर नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। तो उसमें हर आदमी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर करनी होती है, एस्पिरेशन और काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध नगर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। 1990 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, काम कर रहा हूँ, पहले सामाजिक क्षेत्र से, 2000 से राजनीतिक क्षेत्र में, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर कर रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूँ। 18-19 में भी मैंने एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट बनाया था यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी पॉलिटिकल जर्नी है। तो जैसा आप लोगों ने सब कहा कई लोगों से कि एस्पिरेशन होना, क्योंकि देखिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम भाजपा से, उसके पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे। हम कब से सोचते थे कि धारा 370 खत्म करेंगे, एजिटेशन भी होता था। जब सत्ता में आए तो धारा 370 खत्म हुआ, फिर सत्ता में आए तो राम मंदिर के लिए इतने संघर्ष किए थे, अयोध्या में राम मंदिर बना। ट्रिपल तलाक जैसे कानून हमारा मैनिफेस्टो में था, यूसीसी है, कई चीजें हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आपके पास पावर हो। तो उस तरह से मैं मानता हूं कि मतलब विधायिका में जाके आपके पास पावर होता है जब पॉलिटिकल, तब आप अपने विजन और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो मेरा जर्नी का रोड मैप है। सर ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने एक बहुत ही इंस्पिरेटिंग अपने जो स्टोरी मुझे बताई। तो इन स्टोरी में आई just want to say from all our participants and all our members a very warm thanks, and we are overwhelmed by all your words because it is very inspiring और very motivating sort of stuff। 13 साल की उम्र में जेल जाने से लेके यहाँ तक का सफर बहुत आपका कष्ट भरा रहा, आपने बहुत डेलिब्रेशंस की, बहुत मेहनत की। तो आई में से कि आपने अपना जो गोल था वो नहीं छोड़ा, तो उससे शायद यू हैव अचीव दिस थिंग। सर फाइनल मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप गौतम बुद्ध नगर, आप जब पार्लियामेंट में रहे होंगे तो आप गौतम बुद्ध नगर को किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं गौतम बुद्ध नगर के बारे में? अंशुल जी, मैंने एक शुरू में थोड़ा इस बारे पे बताया भी था कि मैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी यही विचार है कि देश को अगर ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होना पड़ेगा। और उस स्ट्रांग और इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन में उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आने वाले समय में होने वाला है। और उसके लिए गौतम बुद्ध नगर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है जो कि उस ग्रोथ को प्रोपेल कर सकता है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश की, और देश ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकता है। तो हमें गौतम बुद्ध नगर जो कैटेलाइज किया है हैदराबाद ने, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, बेंगलोर ने कर्नाटक को, वैसा ही गौतम बुद्ध नगर पूरे नॉर्थ एनसीआर की इकोनॉमी को कैटेलाइज कर सकता है। वो पोटेंशियल है, और उसको अचीव करने के लिए बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री कनेक्ट, कम्युनिटी विजन, एजुकेशन, ये सब चीजों का कंटेंट के साथ अगर कोई लीडरशिप के साथ यहाँ आता है और उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है तो वह इस क्षेत्र के लिए भी, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात और मैं अंशुल जी कहना चाहता हूँ कि एसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की, मैंने बाकी बातें तो की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग चैलेंज। हम सरकार में काम करते तो हम कभी भी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं करें, ऐसी बात नहीं। जब किसी चैलेंज को आप आइडेंटिफाई करते तभी तो उसका सॉल्यूशन मानते। तो एम्प्लॉयमेंट में मुझे कोई कहता है कि डू यू कंसिडर इन्फ्लेशन एज ए चैलेंज करेंटली? यस, डेफिनेटली इन्फ्लेशन इज ए चैलेंज, ग्लोबल चैलेंज है। ये ठीक है कि हमारी और देशों के बाद हमारी स्थिति थोड़ी बेटर है, लेकिन स्टिल इन्फ्लेशन इज ए चैलेंज, वी हैव टू टैकल दैट। हम उसके लिए रोड मैप भी बनाते। तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट इज ए बिग चैलेंज फॉर द फ्यूचर, या खासकर यंग जनरेशन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके लिए, और उसके लिए एमएसएमई और एसएमई को हमें रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
तभी डेवलप कर सकता है जब रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंटरलिंक हो। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत बड़ी ग्रोथ हमारे देश में देखी है, वो इसलिए है कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड था। तो हमें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब का पार्ट होना है, एफटीए भी साइन करने हैं, तो इन सब चीजों को देख के पॉलिसीज के अंदर इंटीग्रेट करना है। और आज भारत वो नहीं है कि प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशन की स्थिति में, कमजोर जब भारत था तब था, आज हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन करने की स्थिति में अपने आप को मानते हैं और वर्ल्ड भी मानता है। तो हमें रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करना है। उसमें मैं बता दूं, हमारी सरकार ने, मैंने भी काफी काम किया है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है, अनकॉम्पिटिटिव है। उसका एक दो एरिया हमने आइडेंटिफाई किए थे। एक जिसपे हमारी सरकार काफी काम कर रही है, मैंने भी काफी काम किया, वो है अभी तक देश में कोई लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं है। देयर इज नो लॉजिस्टिक पॉलिसी इन द कंट्री। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी। उसके दो फायदे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हमारी सरकार, रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये ब्रिजेस एटसेट्रा। उसके कारण ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस तरह की योजना से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके डबल इम्पैक्ट है। एक तो वो डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोपेल करेगा, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। बट लार्जर हमारा विजन जो है वो है प्रधानमंत्री जी का, वो है कि जो कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। आज हमारी एक स्टडी है कि हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वह बाकी कंट्रीज से मल्टीपल टाइम्स हायर है। Yes. तो अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अगर हाई है तो हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के का तीसरा जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन का, वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का। तो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, और इसने इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रोपेल भी किया है। जो कैपेक्स है, मैं पीएसयूज में भी बहुत काम करता हूँ, जो हमारा फ्रंट लोडिंग ऑफ कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएसयूज का है, और गवर्नमेंट ने जो 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट के अंदर किया है, उसके कारण इकोनॉमी को बहुत प्रोपेल, बहुत सपोर्ट मिला है। पीएलआई जैसी वगैरह तो स्कीम्स दे रही है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948 में बनी थी। ये आप ध्यान, मतलब कई लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इंडिया इतना डेवलप कर गया, इतना आगे बढ़ गया, और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनी थी, और एक अमेंडमेंट 1991 में हुआ था। हम पूरा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत एक्सटेंसिवली वर्क हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ गया है, ई कॉमर्स पॉलिसी के 3 ड्राफ्ट आ चुके हैं, उसको ई कॉमर्स को लेके आ रहे हैं। वो इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी को लेके ओएनडीसी, जेम, ट्रीड्स, ऐसे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए लेके आ रहे हैं। और रिटेल ट्रेड पॉलिसी, अभी तक कोई रिटेल ट्रेड पॉलिसी नहीं है, रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी लेके आया। तो पॉलिसी जो अल्टीमेटली लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लॉ के सेक्टर में काम करते हैं, पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, पॉलिसीज को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उससे रिफॉर्म्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी सरकार का बहुत विजन है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री को प्राइवेट के लिए खोलना, स्पेस इंडस्ट्री ना, जो स्पेस इंडस्ट्री ना 2018 के पहले नो प्राइवेट प्लेयर वाज अलाउड। आज स्पेस इंडस्ट्रीज में 100 स्टार्टअप्स है, अकेले स्पेस इंडस्ट्री में 100 स्टार्टअप्स, एंड द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग वीसैट इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर लॉन्च कर रहा है, जो कंट्रीज नहीं कर पाती। आज हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी डेवलप कर रहा है। वेरी ट्रू। तो कितना बड़ा विजन के साथ हम काम कर, हम तो बहुत लकी हैं कि ऐसे समय में
हम सब लोग हैं, जब आने वाले 25 साल में देश के लिए भविष्य बहुत उज्जवल है, उसमें हमारे सामने ये सब होगा और हम उसकी भागीदारी कर पाएंगे, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इज विजिलेंस, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। If you do not select the right candidate, if you do not vote for the right person, if the right person do not come to the politics and right person are not supported and encouraged, then the quality of what you deserve you get वाली बात हो जाती है। तो जितना हम काम करेंगे उतना महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक सर हैज गॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मधुर शब्दों के द्वारा आपने सारा जो 4 डायमेंशंस हैं ऑफ एनी टॉपिक आपने कवर की। सो वी मे से थैंक्स अ लॉट फॉर योर वार्म। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समर जी MSME वगैरह के लिए भी बात कर रहे थे पीछे, तो मैंने उनका क्वेश्चन भी इसी में आंसर में सर उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, जैसा कि आपने कहा ना कि जो विजन है वो रिफ्लेक्ट करता है पार्लियामेंट में किसको आपने भेजा है, आप पॉलिसी मेकिंग में किसको भेज रहे हैं। तो इन सब सारे डायमेंशंस को आपने इनकॉर्पोरेट करते हुए जो चीजें आपने रखी हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई थिंक सुधीर जी ने कुछ शायद हैंड रेज किया है, कुछ सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधीर जी आप अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। मैं सारे पार्टिसिपेंट से बस एक अर्ज करना चाहूंगा कि गोपाल जी हमारे हम गौतम बुद्ध नगर के परिप्रेक्ष्य में, और चूंकि वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमने नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी उनके रोल देखते चले आ रहे हैं। तो इनसे बढ़िया एलिजिबल और इनसे बढ़िया एक्टिव, इनसे बढ़िया सोशल वर्कर कैंडिडेट नहीं हो सकता है। तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, उनको हमें अर्ज करना चाहिए कि हम गोपाल जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करें, उनको अपना पूरा समर्थन दें कि गौतम बुद्ध नगर से अगर पार्टी की तरफ से कोई टिकट का अच्छा दावेदार है तो वो गोपाल जी ही हैं, और गोपाल गेट द टिकट। और यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये मैं सबको अर्ज करना चाहूंगा। तो मैं एक बार दोबारा, क्योंकि सुधीर जी हमारे थोड़े से नेटवर्क में कम है, मैं सब लोगों की तरफ से अपने पैनलिस्ट और अपने पार्टिसिपेंट की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे सर ने डिस्कशन में, हमारे डेलिब्रेशन में हमें दिखा कि हमें एक थिंक टैंक, एक विजनरी पर्सनालिटी चाहिए जो पार्लियामेंट में जाए। आई थिंक आज पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। आज पॉलिटिक्स आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल को प्रमोशन देना चाहिए। आई थिंक गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट जिनको हम देखते हैं पार्लियामेंट में गौतम बुद्ध नगर को रिप्रेजेंट करेंगे। So I urge each and everyone to join to support him as much as possible for the upcoming elections. He may be one of the fittest candidate, मैं ये कहना चाहूँगा, one of the fittest candidate. मैंने बहुत सारे राजनीतिक से मैं संपर्क में रहा हूँ, मगर इतना इंटरैक्टिव, इतने चीजों के बारे में रखने वाला, इकोनॉमिक, लॉ, पॉलिटिक्स, हाउ कैन यू इमेजिन। मतलब मैं हूं, अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट सेटेड टॉपिक होगा, समर जी के पास एक होगा, अनन्या जी के पास कोई एक टॉपिक होगा, गोपाल जी इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन। सो आई में से वी मस्ट अर्ज ऑल द पीपल्स। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं आज ही कहूंगा कि मेरे वोट से क्या होगा, मेरे वोट से गोपाल जी पहुंचेंगे पार्लियामेंट में। थैंक्स अ लॉट गोपाल जी, थैंक्स अ लॉट। Thanks to all the people and the special effort that Samar ji, Vikal ji, Anil ji, Sudhir ji, Anshul, Vineet ji, Ananya have put up in this and given me this opportunity to interact with friends and colleagues. I always care and respect the love and affection of my people, and that is my strength. People, love and affection and support is my strength, and I always stand with those who give this love and affection. So I will always be there for all issues. Thank you. Thank you for Thanks this. a lot. Thanks a lot. I may urge each and everyone to please fill the Google form. Secondly, I may say that if you want to join Gopal ji, you are very welcome to our office in Sector 65. You can Google him at any time. You just type Shri Gopal Krishna Agarwal. The Google link will locate you towards their office. You can join them on Twitter, on Facebook and Instagram. We are active.
So any of your suggestions, anything, you are very welcome. Thanks a lot and have a very good night. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you. Thanks Thank a you lot, very sir. much. It was nice interacting with you. Thanks, Thank sir. you so Thanks, much sir. for Pleasure. so much insights you have It has provided been a us very today. exclusive. And we have Thanks. the recording also, Anshulji, I think, no? It has been recorded. Yes, So yes, you sir. can We have share recorded. this recording Yes, on the Facebook definitely. channel. We will share. We will share, sir. Definitely, sir. Okay. Okay, sir. Thank Thank you you, very sir. much. Good night, Thank sir. you. Good night, sir. Good Okay. night. Good night. Right.